हम सारे ही लोगों की एक दिली तमन्ना होती है कि काश हमारा भी पैसा एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट हो जाए जिसमें आज 10,000 इन्वेस्ट करा हुआ आज से 20-30 साल बाद 1 करोड़ बन जाए। तो क्या बोट आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है? क्योंकि जहां एक तरफ सारे और स्टार्टअप अपने इन्वेस्टर के पैसों को पानी की तरह बहा रहे हैं अपनी मार्केटिंग पर, वहीं दूसरी तरफ बोट ने अपने शुरुआती तीसरे साल में प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर दिया था। बोट ने 2018 में 8 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, जो 2019 में बढ़कर 47 करोड़, 2020 में बढ़कर 86 करोड़ और 2021 के पहले 6 महीनों में बोट ने 118 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर लिया था। और सिर्फ 6 सालों में ही बोट पूरी दुनिया का 5वां सबसे बड़ा वेरिएबल ब्रांड बन चुका है। और इसी वजह से आज की एक केस स्टडी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आप बोट की इस केस स्टडी को पूरा देखते तो आपको 3 फायदे होने वाले हैं। पहला, एज ए इन्वेस्टर अगर आप बोट कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको पता चलेगा कि बोट कंपनी का प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा होने वाला है। दूसरा, आपको बोट कंपनी के बारे में ये पता लगेगा कि ये कंपनी इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे हो पाई। और तीसरा, बोट कंपनी की स्ट्रेटजीज को आप अपने बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आपको ये भी पता चलेगा। तो बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो बोट कंपनी की कहानी शुरू होती है 2015 में, जब अमन गुप्ता और उनके एक दोस्त समीर मेहता इस कंपनी की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में बोट कंपनी आईफोन्स के केबल और कुछ छोटे मोटे सामान बेचा करती थी। 2016 और 2017 ये ऐसा टाइम था जब बोट कंपनी ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि इस दौरान कंपनी का फोकस प्रोडक्ट डेवलपमेंट में नहीं बल्कि मार्केट को एनालाइज करने में और अपने कस्टमर को स्टडी करने में था। क्योंकि बोट मार्केट में एक काफ़ी अच्छे तरीके से एंट्री करना चाहती थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इन 2 सालों में कंपनी को 3 बहुत इंटरेस्टिंग बातें पता चली। पहली चीज उन्होंने ये ऑब्जर्व करी कि जो हेडफोन्स और स्पीकर का जो मार्केट है वहाँ 2 टाइप की कंपनीज ऑपरेट करती है। पहली, प्रीमियम कंपनीज जिनके प्रोडक्ट की क्वालिटी तो काफ़ी हाई रहती है बट उनके प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। दूसरी ऐसी कंपनी जो कि अनब्रांडेड होती है और जो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। यहाँ प्रोडक्ट की प्राइसेस तो काफ़ी कम रहते हैं बट उनकी क्वालिटी भी काफ़ी गंदी होती थी और उनके जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ख़राब होता था। बट जो मिड सेगमेंट है वहाँ कोई भी कंपनी ऑपरेट नहीं कर रही थी। इसका मतलब ये था कि मार्केट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मौजूद थी। दूसरी चीज़ कंपनी ने ये ऑब्जर्व करी कि जो हेडफोन्स का मार्केट है वो अभी भी कमोडिटाइज है। कमोडिटाइज का मतलब ये होता है कि लोग किसी भी स्पेसिफिक ब्रांड की डिमांड नहीं कर रहे हैं, जो सस्ता मिल गया वो ले लिया। इसका मतलब ये था कि किसी भी नई कंपनी के लिए ब्रांड बनने का रास्ता साफ था। और तीसरी चीज़ उन्होंने ये ऑब्जर्व करी कि जो इंडिया है वहाँ स्मार्टफोन का जो पेनिट्रेशन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और स्मार्टफोन की डिमांड काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है। बट जो स्मार्टफोन कंपनीज है वो अपनी बॉक्स के साथ या स्मार्टफोन के साथ काफ़ी लो क्वालिटी केबल और काफ़ी लो क्वालिटी हेडफोन्स देती है। इसका मतलब स्मार्टफोन की जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज होती जाएगी, स्मार्टफोन की एसेसरीज की भी डिमांड इंक्रीज होगी। और इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के बाद बोट ने एंट्री करी हियरेबल मार्केट में, यानी कि हेडफोन्स और ईयरफोन्स के मार्केट में। और सिर्फ 5 साल में ही बोट ने हेडफोन मार्केट का 32% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया और TWS यानी कि ट्रूली वायरलेस ईयरफोन मार्केट का 26% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। बट आखिर सवाल यह है कि बोट ने ऐसा क्या जादू किया कि आखिर इतनी जल्दी बोट ने मार्केट का इतना बड़ा शेयर कैप्चर कर लिया? तो इस क्वेश्चन का आंसर छुपा है मेरी इस 12th की बिजनेस की किताब में। और इसी के साथ मैं आपको ये भी मैसेज देना चाहता हूँ कि यार जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना वो इतना भी गया गुजरा नहीं है कि आप उसको हमेशा गाली देते रहिए। हाँ, जो थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच है उसकी कमी है, बट अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको यहाँ ज्ञान का भंडार मिलेगा और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मिलेंगे। तो बजाय एजुकेशन सिस्टम को गाली देने के इसका यूज़ कीजिए और इससे जितना फ़ायदा हो सकता है उसको उठाइए। तो बोट की सक्सेस के पीछे का राज है 4 P's ऑफ मार्केटिंग, जिसमें आता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। तो अब एक एक करके इन सबको समझते हैं कि ये क्या है और बोट ने इनको अपने फायदे के लिए कैसे यूज़ किया। तो सबसे पहला P है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का सीधा सीधा मतलब ये है कि आप जो बेचना चाहते हैं प्लस जिसकी मार्केट में डिमांड है, पर इसके साथ एक और चीज़ प्रोडक्ट में ऐड होती है जिसका नाम है आफ्टर सेल सर्विस, जैसे कि वारंटी, रिटर्न और डैमेज। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके प्रोडक्ट को एक बेटर ऑप्शन बनाती है। जैसे कि आपको 2 हेडफोन के ऑप्शन दिए जाए, दोनों की क्वालिटी एक जैसी है और दोनों का प्राइस भी एक जैसा है, बट एक हेडफोन में 6 महीने की वारंटी है, तो आप कौन सा हेडफोन चूज़ करेंगे? ऑब्वियसली वो वाला जिसमें 6 महीने की वारंटी है। तो ये आफ्टर सेल सर्विस ऐसी चीज़ें हैं जो आपके
प्रोडक्ट को एक बेटर ऑप्शन बनाती है आपके कस्टमर के लिए। तो बोट ने ना ही अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा हाई रखा, क्योंकि इससे उसके प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो काफ़ी इंक्रीज हो सकती थी, और ना ही अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को काफ़ी लो रखा, क्योंकि इससे उसकी ब्रांड वैल्यू बनने से पहले ही बिगड़ सकती थी। उसने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिसेंट रखा ताकि जो मिड रेंज का कस्टमर है वो सेटिस्फाई हो सके। और इसी के अंदर बोट ने एक और चीज़ ऑब्जर्व करी कि जो स्मार्टफोन की एसेसरीज की सेल की फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे आपने ही अपने स्मार्टफोन के लिए 3 से 4 बार उसका स्क्रीन गार्ड खरीद लिया होगा, 2-3 बार उसका बैक कवर खरीद लिया होगा, 2-3 बार हेडफोन खरीद लिए होंगे, और कम से कम 1 से 2 बार उसका चार्जिंग केबल बदल लिया होगा। बट स्मार्टफोन तो आपका वही है ना, तो एक ही स्मार्टफोन के लिए लोग उसकी एसेसरीज को बार बार खरीद रहे हैं। तो स्मार्टफोन के कंपैरिजन में उसकी एसेसरीज की सेल काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और इसी वजह से अगर आपने एक कस्टमर को अच्छे से सर्व कर लिया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वही आपकी बहुत ज़्यादा सेल फ्यूचर में करके दे देगा। और इसी वजह से बोट ने अपने कस्टमर सर्विस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि जो आदमी बोट का आज एक प्रोडक्ट खरीद रहा है वो कल को अपनी फैमिली में या अपने फ्रेंड में उस प्रोडक्ट को रिकमेंड करेगा, और आज से 6 महीने बाद या 1 साल बाद दोबारा बोट के प्रोडक्ट को यूज़ करने आएगा। इसके बाद आता है दूसरा पे, जो कि है प्राइस। तो बोट के आने से पहले मार्केट में सिर्फ 2 ही प्राइस के प्रोडक्ट अवेलेबल थे, एक था प्रीमियम सेगमेंट और एक था लोअर सेगमेंट। मिड रेंज में कोई भी अच्छा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे। तो बोट ने मिड सेगमेंट में आने की सोची, क्योंकि यहाँ कम कंपटीशन में काफ़ी ज़्यादा मार्केट काफ़ी जल्दी कैप्चर करा जा सकता था। इसके बाद आता है तीसरा पी, जिसका नाम है प्लेस। प्लेस का मतलब है कि वो कौन से तरीके हैं जिनसे आप अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। जैसे आप अपने सामान को ऑनलाइन बेच रहे हैं कि ऑफलाइन बेच रहे हैं, आप डायरेक्ट टू कस्टमर बेच रहे हैं कि आप पहले होलसेलर को, फिर रिटेलर को, फिर कस्टमर को बेच रहे हैं। तो जिन भी तरीकों से आप अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर को बेचते हैं वो आता है प्लेस के अंदर। तो बोट ने मेनली ऑनलाइन पर फोकस किया। उसने अपने प्रोडक्ट को अमेजन और फ्लिपकार्ट पर लिस्ट करा और अपनी खुद की वेबसाइट डिज़ाइन करी और डायरेक्ट टू कस्टमर वाली स्ट्रेटजी को अपनाया। और बोट की ऑनलाइन वाली स्ट्रेटजी इतनी ज़्यादा काम कर गई कि आज बोट का टोटल रेवेन्यू में 85% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ऑनलाइन सेल का ही है। इसके बाद आता है चौथा पी, जिसका मतलब है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने कस्टमर को कैसे बताते हैं और क्या बताते हैं। और यहाँ पर भी बोट ने काफ़ी स्मार्ट स्ट्रेटजी को अपनाया। बोट को पता था कि इसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो 18 से 35 साल के बीच में है, और इस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है 2 पार्टीज़ का, जिसमें पहली है क्रिकेटर और दूसरी है बॉलीवुड, जिसके अंदर आ जाता है एक्टर, सिंगर और डांसर। और यकीन मानिए बोट ने इतने ज़्यादा सेलिब्रिटीज से अपना प्रमोशन करा रखा है कि अगर मैं उनका नाम लेने लग जाऊँ ना एक एक करके तो 10 मिनट तो यूं ही निकल जाएंगे। और साथ ही साथ बोट ने खुद को एक इलेक्ट्रॉनिक एसेसरी की तरह प्रमोट नहीं किया, बल्कि एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट और एक फैशन एसेसरी की तरह प्रमोट किया, ताकि कस्टमर के दिमाग में एक ब्रांड बिल्ड हो सके। और इसी वजह से तो बोट ने 2018 में 12 करोड़, 2019 में 20 करोड़ और 2020 में 47 करोड़ अपने प्रमोशन पे खर्च किए थे। और इन्हीं सारी चीज़ों के बाद बोट का बिजनेस मॉडल कुछ ऐसा दिखता है। तो सबसे पहले बोट मार्केट रिसर्च करता है और प्रोडक्ट को डिज़ाइन करता है, फिर इस प्रोडक्ट को अपने मैन्युफैक्चर को बनाने के ऑर्डर देता है, जो कि चाइना और वियतनाम में है। जब उसका मैन्युफैक्चरर इन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर देता है तो बोट पहले उनकी क्वालिटी चेक करता है, फिर उनको अपने पास मंगा लेता है और उनकी इन्वेंट्री को होल्ड करता है, और उन्हें धीरे धीरे ई-कॉमर्स पे लिस्ट करता है और दूसरे फिजिकल स्टोर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, और ऑर्डर आने पे उन ऑर्डर को फुलफिल करता है। और इन्हीं सारी बिजनेस स्ट्रेटजीज की वजह से आज इंडिया के ईयरवेयर मार्केट में बोट फर्स्ट पोजीशन पे है 32% मार्केट शेयर के साथ, और TWS यानी कि ट्रूली वायरलेस हेडफोन सेगमेंट में बोट 26% के साथ टॉप पर है। और स्मार्ट वॉच में 23% मार्केट शेयर के साथ बोट सेकेंड प्लेस पे है, और फर्स्ट प्लेस पे नॉइस है 26% मार्केट शेयर के साथ। पर सवाल तो अभी वही है कि क्या हमको अपने पैसे को बोट कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जो अब मैं आपसे बोलने वाला हूँ वो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो यार जो स्मार्टफोन एक्सेसरीज़ की जो मार्केट है और जो हेडफोन की मार्केट है और स्मार्ट वॉच की मार्केट है वो पहले से काफ़ी बड़ी है और वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है। तो बोट जैसी 5-6 कंपनीज तो आराम से उस मार्केट में काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो सकती है, और बोट के पास तो पहले से ही काफ़ी सारे एडवांटेज है। तो अगले 8-10 सालों में एक अच्छा रिटर्न मिलना तो पक्का है, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला कि आपका पैसा बिना कुछ रिटर्न दिए बर्बाद हो जाए, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल है और कंपनी के पास ज़्यादातर ऐसी चीज़ें हैं जो कंपनी की शेयर प्राइस को ऊपर ही लेके जाएंगी। जैसे कंपनी का रिवेन्यू साल दर साल इंक्रीज हो रहा है। जैसे 2019 में रिवेन्यू 700 करोड़ था तो 2020 में बढ़कर 1320 करोड़ हो गया, और 2021 के पहले 6 महीनों में 1550 करोड़ तक पहुँच गया। और कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। कंपनी ने 2019 में 47 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया,
2020 में 86 करोड़ का प्रॉफिट और 2021 के पहले 6 महीने में 118 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि आपको ये शेयर लिस्टिंग डे के बाद डिस्काउंट पे मिले। लेकिन हाँ, जरूरी नहीं कि बोट कंपनी हमेशा टॉप पे रहे, क्योंकि बोट कंपनी एक डिजिटल ब्रांड है और डिजिटल ब्रांड जितनी जल्दी सक्सेसफुल होता है, जितनी जल्दी ग्रो होता है, उतनी ही जल्दी बर्बाद भी हो सकता है। और कल को कोई नई कंपनी उन 4 P's ऑफ मार्केटिंग का अच्छा कॉम्बिनेशन बना के और उनको काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ करके मार्केट लीडर बन सकती है। पर हाँ, बोट कंपनी का ग्रो होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। वो सेकंड या थर्ड पोजीशन तो आराम से मेंटेन कर लेगी अगर कोई फर्स्ट पे आ भी जाता है उसके बावजूद भी। और अगर आप कंपनी के बारे में सीरियसली और रिसर्च करना चाहते हैं तो आप कंपनी के इस DRHP को जो उसने फाइल कर रखा है उसको पढ़ सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। और इस केस स्टडी से जो एक लर्निंग हम सीख सकते हैं वो ये है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं नया, या आप अपनी नई कंपनी लॉन्च कर रहे हैं, या कोई आइडिया पे काम कर रहे हैं, तो इन 4 P's ऑफ मार्केटिंग को अच्छे से यूज़ करिए और इन 4 P's ऑफ मार्केटिंग के पैरामीटर को अपने हर एक नए प्रोडक्ट को और एक नई कंपनी को एनालाइज कीजिए। और अगर आप एक मार्वल फैन है तो आपको जानना चाहिए कि मार्वल कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से अपनी बिजनेस स्ट्रेटजीज की वजह से इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है, और ये आपको पता लगेगा इस वीडियो पे क्लिक करके। और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।